यदि आप रील देख के फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ मेरी बातें सुन लेना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। CAPF या आप कांस्टेबल पद पे ज्वाइन कर रहे हैं या फिर सब इंस्पेक्टर पद पे, दोनों ही जगह एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी और आप उस लाइफ स्टाइल से किस हद तक अपने आप को उसमें ढाल पाओगे। क्योंकि ये जाने बिना जब आप फ़ौज की नौकरी करने जाओगे तब आपके लिए नौकरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पुलिस फोर्स की एक छवि क्या बनती है जो आपने रील में देखी होगी कि एक 20 से 25 साल का लड़का कैमो वर्दी पहना है, कभी कभी वो हाथ में राइफ़ल लिया रहता है और अपनी ड्यूटी बहुत मज़े से करता है। कभी उत्तर प्रदेश में उसकी ड्यूटी है तो कभी छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इस तरह से पूरा देश घूम रहा है और अपनी नौकरी कर रहा है, साथ में सरकार उसको तनख्वाह भी दे रही है। ये जो फ़ौज को लेकर हम धारणा बनाते हैं, ये सोशल मीडिया वाली धारणा है। ये धारणा लेके चलोगे तो आप फ़ौज की नौकरी शायद कर ही नहीं पाओगे। जो भी देश के सूरवीर SSC GD के थ्रू कांस्टेबल ज्वाइन करने वाले हैं उनका मेडिकल चल रहा, और SSC CPO के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट अब शुरू हो चुकी है। मैं आपसे बात करूंगा आज एक जो हम धारणा लेके चलते हैं कि एक बार कोई एक बेस पा जाओ, मतलब एक सरकारी नौकरी पा जाओ, फिर ज़िंदगी भर आराम से तैयारी करते रहना, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। तो इस पर मैं बात करूँगा और जॉब के साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं दूसरे एग्ज़ाम की और किस हद तक की पॉसिबल है, इस पर ही मैं डिटेल में बात करूँगा। ड्यूटी के साथ आप पढ़ाई मैनेज कर पाएंगे या नहीं, इसको ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने आया हूँ। अगर मोटिवेट होना है तो आप जाके शॉर्ट्स देखो जहाँ 1 मिनट में आपको मोटिवेट कर देते हैं। मेरी ये बातें सुनने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आप आखिर अपनी लाइफ को सच में फ़ौज के कैंपस में मैनेज कर भी पाओगे या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप पहले ही इस जॉब के पीछे जाने का जो डिसीजन लिया है उसे चेंज कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है नहीं ये जॉब तो मेरे लिए ही बनी है, तो आप इस जॉब को अच्छे से करोगे और फिर ये जॉब आपके लिए ही है। CAPF में मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर का रहा है। ठंड का मौसम है, सामने सूरज निकला है और पीछे मेरे खेत हैं। मैं आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट में सभी बातों को क्लियर करूँगा। बात अगर फ़ौज की हो रही है तो शुरुआत करता हूँ ट्रेनिंग से। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं CAPF को, कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के पद पे, तो 2 चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। मतलब पहले तो आपके पास नौकरी नहीं होगी, फर्स्ट कैटेगरी आपकी ये बन रही है, और दूसरी कैटेगरी आपकी ये बनेगी कि आप इसके अलावा कोई नौकरी कर रहे थे, यहाँ 2 सितारे देख रहे हो या फिर कैमो वर्दी और गोली बंदूक देख रहे हो, इस तरह से आप अट्रैक्ट हो गए इस जॉब की तरफ। कई लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि यहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा है तो ये जॉब करनी चाहिए। उसके अलावा एक कैटेगरी ये है, उसे कुछ पता नहीं, बस तैयारी कर रही थी, सिलेबस उसका सेम मिल गया और उस सिलेबस को उसने दिया और सभी स्टेप को पार करता रहा और आखिरी में उसने एक जॉब पा ली। चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या फिर कांस्टेबल, ट्रेनिंग को ऐसा समझ लो कि ट्रेनिंग करीब 1 साल तक आपकी लगातार चलने वाली है। उसके बीच में एक बार गैप होगा जिसे मिड टर्म ब्रेक बोलते हैं, करीब वो 2 वीक का होता है। सोशल मीडिया में आपको 2 तरीके की बात बताई जाएगी। पहला कि फ़ौज की नौकरी बहुत घटिया है, इसे ज्वाइन ही मत करो, इसके अलावा कुछ भी ज्वाइन कर लो चल जाएगा। और दूसरा आपको लोग ये बताएंगे कि फ़ौज की नौकरी कैसे भी हो, जिसकी खा रहे हो उसके लिए गद्दारी मत करना। तो मैं इन दोनों ही चीज़ों से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों ही लोग आपको आधी अधूरी बात बताते हैं। कुछ लोग ये बताएंगे कि बहुत ही अच्छी है, कुछ लोग बताएंगे बहुत ही ख़राब है। तो ये डिसाइड आप करो कि ये आपके लिए कैसी जॉब होने वाली है। साल भर की ट्रेनिंग आपको ये सिखाएगी कि फ़ौज की नौकरी करना कैसे है। आपको ट्रेनिंग में ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाएगा कि जॉब के साथ आप पढ़ाई कैसे करो, ये तो खुद को ही करना पड़ेगा। और ये धारणा अगर लेके जा रहे हो कि फ़ौज में जाके पढ़ लेंगे, तो ये बात खुद भी सोच सकते हो कि जब घर में रह के 24 घंटे 18 घंटे में जॉब क्लियर करने में दिक्कत होती है, तो जॉब के साथ रह के करने में कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। किया जा सकता है पर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप CAPF ज्वाइन कर रहे हो तो 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मतलब अगर आप इस बीच अगर जॉब पा गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो दूसरी जॉब पाने का जो सपना होता है वो धीरे धीरे समय के साथ टूटता जाता है। का सपना बने और टूटे, इसके पहले मैं बताता हूँ कि फ़ौज की लाइफ स्टाइल, दिनचर्या या फिर ड्यूटी कैसी रहती है। 1 साल की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा आपको बिजी करके रखेगी, और ट्रेनिंग के बाद जो सर्विस लाइफ होती है वो बिल्कुल ही एकदम से अलग होती है। मतलब ट्रेनिंग के टाइम आप अपने उम्र के लड़कों के साथ घिरे रहते हो, आपको गाइड करने वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं, जॉब कैसे करना है ये बताएंगे, दौड़ाएंगे, कमांडो बना देंगे, आपके पंख लगा देंगे, आपको हवा में उड़ना भी सिखा देंगे। लेकिन आप जॉब में सर्वाइव कैसे करना है वो आपको खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ जॉब करते होते हैं वो 10 साल, 20 साल, 25 साल
इतने साल की सर्विस किए हुए लोगों के साथ हमें तालमेल बैठाना होता है। और आप तो गए हो तैयारी करके, साइन कॉस टेन, प्रॉफिट लॉस, जियोग्राफी, जियोमेट्री, जीके जीएस, ये सभी ज्ञान लेके आप वहाँ पहुँचते हो। उसका बिल्कुल भी वहाँ कोई यूज नहीं है। मतलब ये चीज़ अपने आप जेब में रखना, अपने मन में रखना और अपने किताबों में सीमित रखना। वहाँ जाके बिल्कुल ही मत सोचना कि आपके इस नॉलेज को वहाँ तवज्जो दी जाएगी। मैं एक डेली रूटीन की बात करता हूँ कि अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं अपनी यूनिट पहुँच गया ट्रेनिंग के बाद, और अब मेरा एक नॉर्मल सा दिन कैसे रहता है। तो एक अगर मैं नॉर्मल से दिन पे हूँ तो लगभग मेरी 12 घंटे ड्यूटी आना तय है। ड्यूटी कौन सी? जिसमें ऐसे इतनी लंबी सी बंदूक एक लेके ड्यूटी करते हैं, वो वाली ड्यूटी की बात कर रहा मैं। आप उसको संतरी ड्यूटी बोला जाता है। संतरी ड्यूटी जब करोगे तो अलग अलग फोर्सेस में ये थोड़ा सा इसका टाइम अलग अलग बटा हुआ होता है। तो ड्यूटी के बाद जो गैप होता है तो वो गैप केवल सिर्फ रेस्ट करने के लिए होता है। सीएपीएफ में अगर एसएसबी की बात करूँ तो 3 घंटे की ड्यूटी के बाद 6 घंटे का रेस्ट होता है। कुछ फोर्सेस में 6 घंटे की ड्यूटी के बाद 6 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, 8 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, या फिर अलग अलग उसका नेचर होता है। तो जितने घंटे ड्यूटी करवाएगा उसके हिसाब से आपको वो रेस्ट देगा। तो जब आप एक बार 4 से 5 घंटे ड्यूटी करोगे या 3 घंटे ड्यूटी करोगे तो उसके बाद बॉडी पूरी थक जाती है। मेंटली भी आप थके रहोगे और फिजिकली तो थकान लगी ही रहती है। और जैसे ही आप ड्यूटी के बाद जाओगे तो अगर खाने का टाइम है, चाहे सुबह नाश्ते का हो, दोपहर का खाना या रात का खाना हो, उससे खाने के बाद आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो जो रेस्ट का टाइम होता है वो चला जाता है आपके रेस्ट करने पे ही। मतलब उस बीच टाइम अगर आप घंटे भर भी निकालना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा आपको। किसी तरह से आप ये करके कि अपनी नींद को और रेस्ट को थोड़ा सा कम करोगे और सोचोगे कि मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, एकदम टट जाता हूँ, तो उसके लिए समझना ज़रूरी है कि यहाँ का जो रहन सहन होता है वो कैसा होता है। यहाँ आपको सिंगल सेपरेट रूम नहीं मिलेगा, एक लंबा सा हॉल होगा कांस्टेबल के लिए ख़ास तौर पे, जहाँ 10, 15, 20 ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो वहाँ एक साथ रुकती है। वो अपनी मोबाइल चलाएगी, अपने घर में बात करेगी। अगर उसे घर में झगड़ा हो गया है तो वो आपके बगल में बैठ के फ़ोन में झगड़ा करेगा। उसकी अगर छुट्टी नहीं हो रही है तो बगल में बैठ के वो रोता रहेगा और आपको ये सब बातें सुननी पड़ेगी। मतलब रेस्ट टाइम में भी आप एक ऐसे माहौल पे रहोगे, ऐसा समझ लो आपकी पब्लिक प्लेस में हो, ऐसा ही आपको माहौल मिलेगा। आपकी ड्यूटी शहर में हो या जंगल में हो, लेकिन आप अपने साथियों से तो घिरे ही रहोगे। आपने एक चीज़ देखी होगी, अपने घर पे होता है कि घर का एक सदस्य बाहर नौकरी भी कर रहा है तो घर पे झाड़ू भी मार देता है, वक्त आने पे खाना भी बना देता है। तो ये सब काम भी मौके पे मौके करने को मिल जाते हैं। और मैं तो कहूँ कि फ़ौज में ड्यूटी से ज़्यादा यही सब काम चलते रहते हैं। गोला बारूद तो जानोगे ही, लेकिन साथ में ही सब काम जानोगे। आप खाना पकाना भी जान जाओगे, झाड़ू मारना भी जान जाओगे, घास फूस काटना भी जान जाओगे। ये सब काम आपको रेस्ट टाइम में एज अ बोनस दिए जाएंगे। मतलब बोनस के रूप में आपको ये सब काम दिए जाएंगे कि आप ये सब काम करो, और इस काम के बदले आपको दिन की करीब करीब 1000 की तनख्वाह मिलेगी। तो उस काम के बदले लगता है कि तनख्वाह ठीक ठाक दे रहा है। अगर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और थोड़ा सा घास काट दिया तो यार 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा है। और आप अगर नौकरी ही करने आए हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने आए हो तो उस वक्त आपको थोड़ा दिक्कत होगी। आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो आपका कोई सीनियर बोलेगा कि भाई चल, हमें ये काम करने को मिला है, चल पहले काम कर लेते हैं। तो फौज की आपकी ट्रेनिंग में ये खुद सीख लोगे कि किसी को ना नहीं करना है। आप काम भले ही ना करो, लेकिन आप किसी को ना नहीं करोगे तो आप चले जाओगे वो काम करवाने। तो जो आपके ड्यूटी के बाद 6 से 8 घंटे मिले हैं उसमें थोड़ा बहुत इतना काम रहेगा, उस काम पे ही और अपने रेस्ट पे ही पूरा टाइम बीत जाएगा। अब ये सीक्वेंस चलता ही रहता है। ड्यूटी 2 प्रकार की लगती है। पहला होता है फिक्स ड्यूटी, मतलब आपकी ड्यूटी आएगी रेस्ट आएगा, ड्यूटी आएगी रेस्ट आएगा, और ये सीक्वेंस लगातार चलता है। कई बार महीने 1.5 महीने लगातार ही चलता रहता है। दूसरा, अगर आपकी ड्यूटी लगातार नहीं आ रही है तो आप ये मान के चलो कि नाइट ड्यूटी आना तय है। मतलब आप रात की 12 घंटे अगर सो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपका जो रेस्ट टाइम होगा उसमें से जो अधिकारी वर्ग है वो सोचता है कि जो हमारे नीचे कर्मचारी हैं इनको थकान लगती ही नहीं, मतलब ये 1 घंटे भी सो लें तो इनको बहुत एनर्जी आती है। तो आपके रेस्ट के टाइम में वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा काम दे देगा कि आपका जो रेस्ट टाइम है वो कम से कम हो जाएगा। उसके अलावा दुनिया भर की ड्यूटी रहेगी, कहीं इलेक्शन ड्यूटी आएगी, कहीं यात्रा ड्यूटी आएगी, आपका नाम डाला जाएगा, और जब उस पर नाम डाल दिया जाएगा तो अगर आपका मन नहीं भी है जाने का तो जाना पड़ेगा। कोई ऐसी बात है आप जाना नहीं चाहते हो तो 10 जगह जाके एक बाल्टी आंसू बहाना, उसके बाद आपके नाम काटना होगा तो काटेगा, नहीं काटना होगा तो वो नहीं काटेगा। फिर भी टेंशन मत लेना, आपको सैलरी ज़रूर आएगी और देश की सुरक्षा करने का आपको पर्याप्त मौका मिलेगा, क्योंकि आप देश के बहुत बड़े सूरवीर हो और आप रक्षा करोगे देश की तभी रक्षा हो पाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आप देश की रक्षा करने जा रहे हो तो रक्षा करने का भरपूर टाइम देगा। मतलब
आप देश की जितना रक्षा करना चाहते हो जाके खूब कर लेना। मन में जो अरमान रह गए होंगे देश सेवा करने का, वो भी कर लेना। थोड़ा देश सेवा की परिभाषा भी अपनी मॉडिफाई कर लेना कि देश सेवा सिर्फ फ़ौज ही कर सकता है। इस अगर आप धारणा पे हो तो फिर फ़ौज में ही जाके देश सेवा कर पाओगे। रतन टाटा ने जो किया वो शायद देश सेवा नहीं थी, या फिर आप समाज में रह के जो कर रहे हो वो भी देश सेवा नहीं होगी। तभी तो लोग फ़ौज में जाते हैं देश सेवा करने के लिए। अब इतनी ज़्यादा आप देश सेवा कर लोगे तो बीच में मन करेगा कि थोड़ा घर जाके घुमाते हैं, उसके बाद आके देश सेवा लगातार कंटिन्यू करना है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे तो आपको छुट्टी दे देगा वो, और छुट्टी देगा। फ़ौज में एक सिस्टम है छुट्टी देने का कि छुट्टी 1, 2, 3 दिन की नहीं दी जाती है। मैक्सिमम जगह ये फिक्स करके रखते हैं कि आप कम से कम 15 दिन की छुट्टी जाओगे, और जो छुट्टी जाओगे ना वो 5 के मल्टीपल पे जाना, मतलब 15 तक तो जाना, उसके बाद 20, 25, 30। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप रहने वाले मान लो मध्य प्रदेश के हो, ठीक है, और आपकी ड्यूटी है घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर, तो आप समझ लो कि आपका 3 से 4 दिन आना जाना हो जाएगा बाई ट्रेन अगर जा रहे हो तो। कोई बात नहीं, देशभक्ति के नाम पे आप 4 दिन का ट्रैवल टाइम भी अपनी छुट्टी से ही माइनस करवाना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रैवल टाइम होता है हमारी छुट्टी पे जुड़ता है। आप वो भी काम कर लोगे। अब आप फ़ौज की नौकरी ज्वाइन कर लिए हो तो आप बुज़दिल तो होगे नहीं, मतलब आप इतने बड़े दिल वाले हो कि आप सब कष्ट सह लोगे। आपको मतलब आपका अधिकार नहीं मिलेगा तो भी आप फ़ौजी हो, तो उस चीज़ को आप खुश होकर स्वीकार कर लेना। क्योंकि अगर आप फ़ौज की नौकरी में होकर बोल दोगे भाई ये समस्या है, तो लोग बोलेंगे तो फ़ौजी नहीं गद्दार है, और आप गद्दार तो हो नहीं सकते हो। इसलिए थोड़ा कष्ट आएंगे तो उसे बोलना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सोशल मीडिया में आपको एक और सपना दिखाया जाता है कि भाई तू बेरोज़गार है, निकम्मा है, नकारा है, बेकार है, किसी तरह से एक बार नौकरी पा जा, फिर इंटरनल पेपर दे के, भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से एक नीचे वाली पोस्ट होती है, वहाँ तक तू प्रमोशन पा जाएगा। तो आप लोग भी भगवान से थोड़ा नीचे वाली पोस्ट तक पहुँचना चाहते हो, है ना, वो जो मतलब हाथ दिखाने से काम हो जाता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है फ़ौज में। इंटरनल पेपर होते हैं, बेशक होते हैं पेपर, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में होते हैं, रियल में पेपर नहीं होते हैं। मैंने अपने सर्विस के दौरान देखा है कि एक बंदे ने प्रमोशन पाया है जो कि कांस्टेबल से पहुँचते पहुँचते 2-4 पद ऊपर चला गया। तो ये बहुत रेयर होता है। मतलब अगर एक बार आपकी सर्विस में आपने कुछ गड़बड़ काम कर दिया तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और फ़ौज का जो नोटिफिकेशन है ना, वो एसएससी के नोटिफिकेशन की तरह नहीं आता है। एसएससी का तो चलो फिर भी ठीक है, किसी तरह से आ ही जाता है, लेकिन फ़ौज का नोटिफिकेशन कब आता है पता ही नहीं चलता है। कभी बोला जाता है कि 5 साल की सर्विस में आप इंटरनल पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कभी बोला जाता है 8 साल का हो जाओगे। ऐसे करते करते आप 20-30 साल की सर्विस कर डालोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं एलिजिबल कब हुआ हूँ। अगर आप कांस्टेबल के पद में हो तो आपको कुछ जानकारी पता ही नहीं चलेगी, और सब इंस्पेक्टर के पद में हो तो थोड़ा बहुत जानकारी आप तक आ जाएगी। अब इस बिजी लाइफ में आप कब पढ़ाई कर रहे हो, कब नहीं कर रहे हो, कब छुट्टी जा रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। आप कैसे कर रहे हो ये खुद मैनेज करना पड़ेगा। घर में कोई समस्या आई कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको देश दुनिया से मतलब ही नहीं है, बस आपने ज़िंदगी ही मान ली है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ज़िंदगी में प्रमोशन लेना है, प्रमोशन लेना है, ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहना है, तो आप जाओ फ़ौज में और खूब पढ़ो, खूब प्रमोशन लो, खूब पैसे कमाओ और किसी को ला के दे दो। ज़िंदगी मस्त चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचते होगे यार सीपीओ निकालना मुश्किल है, कांस्टेबल बनते हैं फिर सब इंस्पेक्टर बनेंगे, और ये जो मेरे भाई सब इंस्पेक्टर बने ये सोचते होंगे हम एसी बनेंगे सीधे, राजपत्रित अधिकारी। बीरबल की खिचड़ी को लेके फ़ौज के अंदर बिल्कुल ही मत जाना। नौकरी करने ही जा रहे हो तो नौकरी करने का मेन पर्पज़ रखना, सेकेंडरी पर्पज़ माइंड में रखना। अब आपका युवा खून है तो ये खौलेगा, बहुत ज़्यादा खौलता है ये खून, मतलब अगर इसको ऐसे टच कर दो तो जल जाते हैं कई लोग। तो आप जाओगे तो एनओसी पे एनओसी लगाओगे। अगर ग्रेजुएट वाले बंदे पहुँचे हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, 10th और 12th पास पहुँचे हैं तो वो ग्रेजुएशन के लिए एनओसी लगाएंगे। सोचेंगे यार स्टेट और इसका एग्ज़ाम बहुत हो गया, चलो एनओसी लगाएंगे तो टाइम से कुछ छुट्टियाँ मिलेंगी और थोड़ा घूम भाग आएंगे घर। तो भैया इस तरह से अगर आप एनओसी लगाना चाहते हो तो साल की 4 एनओसी लगाना। एनओसी लगाने के बाद भी प्रभु मालिक है कि आपको उस एनओसी के लिए कितनी छुट्टियाँ देगा। मन हुआ तो वो देगा, मन होगा तो नहीं देगा, लेकिन घबराना नहीं, कर लोगे कैसे ना कैसे करके। जिस भी फॉर्म को डाल के अभी सिलेक्शन पाए हो या पाने की प्रोसेस में हो, आपको बताया जाएगा कि 72 लाख में से आप वो कुछ चंद खुश नसीब लोग हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। तो भाई जब आप सेलेक्ट होके अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ जाके भी आप उन कुछ चंद खुश नसीब लोगों में से होगे जो प्रमोशन पाएगा। आपको भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम लग रही ना कि यार घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, तैयारी कैसे करें, इतना चैलेंज है लाइफ में, तो सेम यही चैलेंज आप नौकरी में भी पाओगे। थोड़ा उसकी जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगी। गांव में आपने मज़दूरों को देखा है ना, उसको कुछ नहीं आता सिर्फ काम के। अगर आपको उतना करना है तो बेशक
फ़ौज की नौकरी आपको दोनों हाथ खोल के स्वागत कर रही है और आप इस काबिल हो और आप जाओ ज्वाइन करो। जो आज की फ़ौज है ना, वो 1947 वाली ही फ़ौज है। मतलब यहाँ आपको वही कल्चर मिलेगा जो पहले मिलता था। कहते थे ना कि वो अंग्रेज़ आते थे और जो भारतीय था, गुलाम भारतीय, उसे 4 लाठियाँ मारते थे और वो बोलता था कि अरे बाप रे बाप, अंग्रेज़ों की लाठी क्या मजबूत है। मतलब मारते हैं तो लगता है कि जान ले लेंगे। वही लाठी आज भी फ़ौज के अंदर है, वो लाठी आज भी पड़ती है। जो जिस रैंक पे जितना नीचे होगा उसको उतनी ज़्यादा लाठियाँ मिलेंगी। अब उस लाठी का स्वाद आपको अच्छा लगेगा तो आप बोलना कि हम इनकी खाते हैं, तो इनके खिलाफ़ कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपकी पीठ और दिल दोनों ही इतना मजबूत है तो आपको कोई समस्या कभी नहीं आने वाली। अगर दिल के थोड़े से कमज़ोर हुए, हक और अधिकार की बात कर दिए, तो फिर भाई दिक्कत है। फ़ौज की नौकरी में सबसे ज़्यादा मज़ा शुरुआत के 2 से 3 साल में आते हैं, क्योंकि जब आप फ़ौज की नौकरी करोगे तो आप हमेशा फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ ही इंगेज रहोगे, तो आपके स्किन का ग्लो है वो थोड़ा सा निखर के सामने आता है। आपको फेयर एंड हैंडसम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही गोरे दिखोगे। कभी छुट्टी आओगे तो आपको तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी से कोई देख के बता देगा कि भाई साहब फ़ौज में है। इज्जत बढ़ जाती है समाज में। छुट्टी में है तो भी सैलरी मिल रही है। तो शुरू के 2-3 साल बहुत मज़े आते हैं इन सब चीज़ों में। और हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, तो अगर इनकी शादी वादी नहीं हुई है और दहेज वहेज चाहते हो तो वो भी ठीक ठाक मिल जाएगा। अपनी शादी वादी कर लेना और अपनी सैलरी घर भेजना शुरू कर देना और कोई दिक्कत नहीं है। 75 दिन की छुट्टी दे देगी सरकार, 50-60 हज़ार सैलरी भी दे देगी। सैलरी पाना घर भेज देना, सैलरी पाना घर भेज देना। माता पिता की जो उन्होंने आपकी हेल्प की है तो आप उसे पैसे दे के ही उतार सकते हो और अपनी ज़िंदगी को त्याग कर ही उतार सकते हो। उस कंडीशन पे आप फ़ौज की नौकरी बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपकी ज़िंदगी का एक सपना था ना कि भाई साहब कुछ भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी में अगर फ़ौज की नौकरी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। देश में कोई ना देश सेवा नहीं करना चाहता। फ़ौजी एकदम वो कौन सा भाव है, निष्काम कर्म करेगा देश के लिए। निष्काम कर्म अगर करना चाहते हो और देश सेवा का कीड़ा आपके अंदर इतना तकलीफ़ आपको दे रहा है कि अब देश सेवा किए बिना आप जी नहीं पाओगे, तो उस कंडीशन में आपको फ़ौज की नौकरी में सर्वाइव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगी तो अगर आप मतलब इस तरह की माइंड सेट आप रखते हो, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। जैसा कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं फ़ौज की नौकरी की 7 तैयारी करूँगा, तब आपको चैलेंज आएंगे। आप सोचोगे वहाँ से रह के मैं अपना घर और गाँव को खुद ही मैनेज कर लूँगा, मतलब वहाँ की कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं उसे ठीक कर लूँगा, तो भी आपको समस्या आएगी। आप अपना सोचोगे कि पारिवारिक जीवन में मैं अपनी उपस्थिति लगातार बना के रखूँगा, तो भी आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आपके लाइफ में फेस करने होंगे। टैंगो चार्ली का वो सीन याद आता है कि जिसमें वो एक्टर अपने घर से उसकी पत्नी कुछ उसको लेटर्स लिखती है, तो वो क्या करता है कि सभी लेटर्स को एक टिफ़िन बॉक्स में पैक करके रखता है। उसका साथी पूछता है कि भाई तेरे घर से इतनी चिट्ठियाँ आती हैं तो इसे पढ़ता क्यों नहीं है। तो बोलता है भाई इस चिट्ठी को पढ़कर जब तक मैं इसका जवाब दूंगा और उसके पास जब तक इसका जवाब पहुंचेगा तब तक समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं ये चिट्ठियाँ पढ़ता ही नहीं हूँ। तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहोगे तो जो CAPF की लाइफ है वो हमारी पर्सनल लाइफ के साथ मैनेजमेंट उतना बेहतर नहीं कर पाती है। कागज़ों में फ़ौज को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आने वाले 10 साल 15 साल जो लास्ट के थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। फिर भी फ़ौज का एक काम करने का तरीका होता है और स्ट्रेंथ फ़ौज में बहुत ही कम है, चाहे कितनी भी भर्तियां करा ली जाए वो स्ट्रेंथ हमेशा ही कम रहेगी। तो इस तरीके से जो आज से 20 साल पहले जो समस्याएं एक जवान की होती थी, आने वाले 20 साल में भी वही सब समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। इस दुनिया में अकेले ही आए हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। तो फ़ौज की नौकरी में भी आप क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, वही कंडीशन होती है। आप खाली हाथ आते हो कमाने के लिए, कमाते हो, कुछ लेके जाते हो, लेकिन जो भी पर्सन इसके अंदर आता है वो खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। ना ही उसके किसी से रिलेशंस अच्छे हो पाते हैं। अपने सर्विस के दौरान भी जिनके साथ नौकरी करोगे तो उनके साथ रिलेशन केवल आपके महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए होंगे। बाद में ना आप उसको जानोगे ना वो आपको जानेगा। यहाँ तक कि आपके जो घर परिवार, फ्रेंड सर्कल कोई भी है, उनके साथ भी आपके रिलेशंस दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी के पास भी फिजिकली अपीयर नहीं रहोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसकी फाइनेंशियली हेल्प करो। फाइनेंशियली हेल्प करोगे, उसके बाद आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे और आप
बेवजह के सबके दुश्मन बने बैठ जाओगे। मेरी इन सब बातों में आपको कुछ बातें तो अच्छी शायद ना लगी हो, या हो सकता है पूरी बात अच्छी ना लगी हो, फिर भी रियलिटी यही है, जॉब की प्रोफाइल यही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सर्विस लाइफ कैसी होगी। और ख़ास तौर पे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लड़के ऐसे ही होंगे कि जो दूसरी नौकरी की तैयारी करना है उनका मेन फोकस। तो आपका वो सुनहरा सपना आज से 1 साल बाद टूटे, उससे अच्छा है कि आप आज ही जान जाओ कि आप ये काम किस हद तक कर पाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं हुए होगे, क्योंकि सच सुनना किसी को पसंद नहीं है और सच सुन के कोई मोटिवेट भी नहीं होता है। कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब ये मेरा वीडियो वो लोग देखें जो CAPF में जॉब कर रहे हैं। और अगर उनके पास तक ये वीडियो पहुंचता है तो वो अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। क्योंकि अगर कई लोग एक ही मुद्दे पे अपनी राय रखेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है जो इसको ज्वाइन करेगी, और वो लोग जो देशभक्ति के ठेकेदार हैं, उनको ही पता चलेगा कि आखिर देशभक्ति का ठेका आप ही उठाओ, हमें हमारी नौकरी करने दो। एक चीज़ और देखा कि जब भी फ़ौज की बात होती है तो जो भी कैमरे के सामने इंसान बैठा होता है वो इतने जोश के साथ बात करता है ना कि एकदम कैमरा हिल जाता है। तो यार इतनी ताकत उन्हें कहाँ से आती है, इतना जोश कहाँ से आता है उनको। फ़ौज, किसान, मज़दूर की बात करेंगे तो लगता है कि मोबाइल से निकल के ही सामने वाले को खा जाएंगे। तो भैया इतनी एनर्जी मेरे अंदर भी नहीं आती है। मैं तो खुद भी फ़ौज की लाइफ को देखा हूँ, तो बिल्कुल नहीं कि फ़ौज 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 फ़ौज, देशभक्त, कठोर आदमी, सख्त आदमी, वो खाना नहीं खाता, गोला और बारूद खाता है, वो मार काट डालेगा किसी को, मतलब वो जिएगा नहीं, मारेगा, काटेगा। मतलब फ़ौजी मतलब एकदम खूंखार, मतलब शेर समझ लो उसको, चीता समझ लो, बाघ समझ लो। लेकिन अगर उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने कोई बात बोल दी तब लोगों को अच्छा ही लगता है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर किसान को प्रॉब्लम है तो किसान ही किसान की बातों को बता सकता है। उसी तरह अगर फ़ौजियों को कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौज की जॉब करने वाला ही आदमी इस बात को अच्छी तरीके से बता सकता है। हमने किसी को अपना नेता नहीं चुना है, ना ही हमने किसी को ठेका दिया है कि हमारी बातों को वो जाके जनता तक पहुँचाए। अगर हर नौकरी, हर जॉब की तरह अपनी बातें वो शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो ठीक उसी तरह जिसने फ़ौज की नौकरी की है, जो नौकरी कर रहा है, जो रिटायर हो चुका है, वो भी अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करेगा। और जब वो बात अपनी शेयर करे तो सुनने वाले थोड़ा उसे कूल माइंड से सुने और समझें कि यार इन प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, और उसकी प्रॉब्लम को समझने का भी प्रयास करें। मेरी इन बताई हुई बातों के अलावा भी आप किसी भी बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। आपको बातें अच्छी लगें या बुरी, फिर भी कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर देना। अपने ज्ञान के स्तर को तोलते हुए और आप कितने पढ़े लिखे हो इस बात को सोचते हुए हर बातों को हर नज़रिए से सोचना, उसके बाद अपनी जो भी विचार है मेरे साथ साझा करना। आप AI के ज़माने में जी रहे हो और यहाँ आपके पास नेट है, सब कुछ जानकारी है, लेकिन इंसान की भावना, उसका दिमाग का जो संघर्ष है, लाइफ के जो स्ट्रगल हैं, वो किसी सोशल मीडिया पे सॉल्व नहीं हो सकते, ना ही किसी शॉर्ट्स और किसी वीडियो में सॉल्व हो सकते हैं। लाइफ के चैलेंजेस खुद ही फेस करने होते हैं। इसलिए आप सिर्फ मोटिवेट मत होना, चीज़ों की रियलिटी को समझो, उसके बाद डिसीजन लो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और हर चैलेंज आपको ही फेस करने हैं।